स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, और एक ऐसा शो जो निवेश के मोर्चे पर, बचत के मोर्चे पर आपको जागरूक करता है और आपके बेसिक सवालों का भी जवाब देता है। तो फटाफट से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। तरीका थोड़ा सा अलग है। क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, व्हाट्सएप से जुड़िए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। इन सब के बीच में हम यूट्यूब के भी सवालों को शामिल कर रहे हैं और इस वक्त हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल शामिल करते हैं। और उन्होंने पूछा है कि क्या इन लेवल्स पे जो है वो जियो फाइनेंस में एंट्री की जा सकती है, और इसके साथ ही टाटा मोटर्स पे भी, और इन दोनों पर एक साल का नजरिया वो लेकर चल रहे हैं। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल यह है कि टाटा मोटर्स और जियो फाइनेंस एक साल के नजरिए के साथ क्या इन लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है? संदीप पटेल, यूट्यूब पर हमारे एक दर्शक का सवाल। ठीक है, अच्छा, राजेश हमारे साथ नहीं है इस वक्त। लक्ष्मीकांत शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजस, आप बताइए, एक साल के नजरिए के हिसाब से जियो फाइनेंस और टाटा मोटर्स क्या राय बन रही है? देखिए, अगर इनका एक साल का नजरिया है तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स में एक एंट्री पॉइंट बन रहा है। 645 के करीबन इसका 200 दिन की मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट का, वहां पे एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। तो अगर इनका एक साल का नजरिया है तो डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। जियो फाइनेंस की बात करें तो जियो फाइनेंस में भी अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट देखेंगे तो करीबन 200 के करीबन है, और इमीडिएट बेसिस पे इसका जो सपोर्ट है वो करीबन 217 से लेके 220 के करीबन है। तो अगर इनका एक साल का नजरिया है तो डेफिनेटली दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरा जो है निजी निवेश भी जियो फाइनेंशियल में है, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन जियो फाइनेंस गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, तो यह राय आती हुई तेज जी की तरफ से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे। तो चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ विनय दुबे जी शामिल है। विनय जी नमस्कार। विनय जी, आपको अपनी आवाज आ रही है? जी सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए। सर मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, धुरकोट से जी। मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट का 2400 शेयर है, 72 रुपए का एवरेजिंग प्राइस से। जी, 72 रुपए से है तो ठीक है। यहाँ से तो काफी गिरता हुआ नजर आ रहा है। कितने समय तक रख सकते हैं आप स्टॉक को? मैं क्या इसको लॉन्ग टर्म रखूंगा करके लिया था सर, उसीलिए एवरेज किया हूँ। मेरे पास 1000 शेयर था तो उसको मैं फिर एवरेज करके ना किया हूँ। मेरा मतलब ऐसी खरीदना 60 तक मैं खरीदा था एक बार और अभी बीच में एवरेज किया था। ठीक है, तो लंबे समय तक आप रख सकते हैं इसे। हाँ, जितना भी, मतलब वही मैं पूछ रहा था कि लंबा जैसे समय रखते हैं तो कैसा रहेगा। जी, लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूंगा। सर आईडीएफसी फर्स्ट देखिए, यहाँ पे हम देखें तो एवरेज प्राइस इनके 72 के आसपास से इनकी खरीदारी है। 2400 शेयर होल्ड कर रहे हैं। वहां से देखें तो स्टॉक का करीबन 15-17% गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए, चार्ट पे देखे, वैसे तो ये काफी समय से हम देखें, पिछले 2024 से भी पहले से देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ से कुछ रिवर्सल के साइंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? जी, ये स्टॉक काफी दिनों से अपने डाउनवर्ड मूव को कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। और आज भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें अच्छी खासी, मतलब एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और 1.5% की गिरावट ये स्टॉक दिखा जा रहा है, हम देखने में को मिल रहा है। और यहाँ पर ये अभी अभी अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। बट जैसा कि इन्होंने बताया, जो इनका जो व्यू है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है। तो मुझे लगता है कि 53 के आसपास एक बेस हमें बनता हुआ आने वाले समय में दिखाई देगा। अगर ये स्टॉक 53-50 के लेवल को रिटेन कर ले जाता है, देन आफ्टर हम पुल बैक का उम्मीद रख सकते हैं। अगर ये स्टॉक 53 के नीचे की क्लोजिंग देता है ऑन अ वीकली बेसिस, तो इसमें हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। उस दौरान आने वाले समय में ये स्टॉक 42 से लेकर 40 के जोन को भी टच कर सकता है। बाइंग मोमेंटम जो आ सकता है आने वाले समय में, वो हमें देखने को मिलेगा 63-65 के ऊपर। जब तक 63-65 के नीचे रहता है तब तक इसमें वेरिश व्यू ही रहेगा। और अगर ये इन्होंने जैसा कि बताया, इनके पास पहले से ये स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि 50 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चले। अगर 50 के नीचे की एक वीकली क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हमें और बढ़ता हुआ करेक्शन देखने को मिल सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है लक्ष्मीकांत जी बताते हुए। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रही है प्रियंका। नमस्कार प्रियंका। नमस्कार सर।
सर मैंने ना BEL के 10,000 शेयर ले रखे हैं 2 के रेट पे। और प्रियंका, ये आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखना चाहती हैं कि शॉर्ट टर्म बेसिस का आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से हॉरिजन ज़्यादा बन मैं रहा है? इसको 1 ईयर तक मैं इसको रख सकती हूँ। ठीक है प्रियंका, तो 1 साल तक आप रख सकते हैं BEL का। आपकी जो खरीदारी है वो 260 रुपीज़ के पास है, यानी कि हम कहेंगे कि ऑलमोस्ट जो है इक्वल लेवल पे, ऑलमोस्ट प्राइस पे थोड़ी सी हल्की जो है गिरावट है। अभी जो प्राइस है 255 का है। तो ओवरऑल लक्ष्मीकांत जी, इस पे अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स देखें BEL की, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स डिफेंस के भी आ रहे हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जो पॉजिटिव फैक्टर ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन देखिए 1 साल का जो है अवधि के लिए जो है प्रियंका का रिक्वेस्ट आया है और 260 लेवल्स पे बाई हुई है। उन्होंने ज़्यादा करेक्शन उनके बाइंग प्राइस से भी नहीं देखने मिले। तो लक्ष्मीकांत जी, BEL पे क्या आपकी राय है? अगर हम डेली RSI को अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसी के मद्देनजर हमें पुल बैक भी देखने को मिला था। और ये जो रिबाउंड देखने को मिला था वो बड़े अच्छे रिवर्सल पैटर्न के साथ देखने को मिला था, जिसे हम बुलिश इनगल्फिंग भी बोलते हैं। हालांकि फ्राइडे को हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला है, बट मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 240 के लेवल को रिटेन करता है तो यहाँ पे हमें फर्दर अपसाइड के पुल बैक एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 270 के आसपास आ रहा है। तो एक बार इसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो उसके ऊपर हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका 1 साल का नज़रिया है, तो आने वाले दिनों में हमें यहाँ पर 315 से लेकर 325 के भी लेवल्स BEL में दिखाई दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको ये स्टॉक होल्ड करके चलना चाहिए, और आने वाले समय में इनको यहाँ से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ लक्ष्मीकांत हरी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खारघर नवी मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? कौन सा स्टॉक लिया आपने? मेरे पास एक्साइड के 50 शेयर है। 512 रुपए का मेरा बाइंग प्राइस है। ठीक है, तो आई कैन होल्ड इट फॉर 1 ईयर, सो उसके लिए एडवाइस चाहिए था। ठीक है, 1 साल का नजरिया। तेजस बताइए, लक्ष्मीकांत हरी साहब को गाइड कीजिए। फिलहाल जो है वो 7,500 तक का नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं। इनकी बाइंग प्राइस एक बार फिर से बता देता हूं मैं। इन्होंने खासतौर पे इसे 512 के स्तर पे खरीदारी की है, लेकिन अभी 1 साल रुक सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज, क्या राय बन रही है? एक्साइड इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो ये स्टॉक में हमने एक लगातार गिरावट देखी है 620 के लेवल से। ये स्टॉक ने जून 2024 में 620 का एक लेवल बनाया था, टॉप बनाया था, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है, और इसकी जो की मूविंग एवरेजेस है 50 दिन की और 200 दिन की, वो सरपास भी नहीं कर पा रहा है। अभी जो रिसेंटली स्टॉक ने करीबन 335 का एक लो बनाया था, जो इसका स्विंग लो है, मुझे लग रहा है ये स्विंग लो वापस टेस्ट हो सकता है। बट अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो एक वीकली की 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है 307 310 के करीबन आ रही है, उसका स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में एक पुल बैक रैली आ सकती है स्टॉक में, जो करीबन स्टॉक को 420 से लेके 22 तक के लेवल दिखा सकता है 1 ईयर डाउन द लाइन। वहां पे एक मेजर हर्डल है, जब तक वो सरपास नहीं करेगा कोई मेजर मोमेंटम नहीं आएगा। तो अगर इनका लंबा अवधि का नजरिया है तो 307 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। तो यह नजरिया आता हुआ एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। इसी के साथ यूट्यूब से कुछ सवाल ले लेते हैं, वहां पे काफी सवाल आ रहे हैं। तो नीरज जैन का सवाल है इरेडा पर। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूंगा, जरा इरेडा का चार्ट देखिए और बताइए यहाँ पे क्या बन रहा है। माफ करिए, करीबन 2300 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये 225 के भाव से। तो इन्हें काफी यहाँ पे नुकसान होता हुआ तो नजर आ ही रहा है। तो एक साथ ही साथ स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। देखिए, रेलवे के कई सारे स्टॉक अपने करेक्टिव मूव में ही अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। वहीं पर अगर एडा की बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिला था, और आज हमें यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर दोबारा से फिर से देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि 155 का अगर इनके पास पहले से इन्होंने बाय करके रखा हुआ है तो 155 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं। अगर 155 के नीचे की क्लोजिंग होती है देन आफ्टर हमें फर्दर करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो व्यू है वो नेगेटिव ही है अनटिल अनलेस एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है 190 के ऊपर। जी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट लेवल्स आयरेडा के ऊपर लक्ष्मीकांत जी बताते हुए। लेकिन अब चलते हैं हमारे दूसरे जो है दर्शक के तरफ, और यूट्यूब के ज़रिए मधु सागर जी ने जो है हमारे साथ जुड़े हैं, और यहाँ पे जो है उनकी 2 स्टॉक्स है, BML और L&T। BML की बात करें
तो खरीदारी 4300 रुपीज़ में हुई है, 4300 के लेवल्स पर। एल&टी की बात करें तो 3684 ये इनका खरीदारी का लेवल्स है। अब यहाँ पे स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं कि बेचना चाहते हैं, ये उन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया है, लेकिन उन्होंने कोई अपनी टाइमिंग दी नहीं है। तो ऑफकोर्स तेजस जी, ज़रा BML के बारे में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगता है? 4300 रुपीज़ में खरीदारी हुई है। करंटली देखा जाए तो एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट, मतलब 35% के ऊपर जो है इनकी होल्डिंग गिर चुकी है। अराउंड 2600 लेवल्स पे जो है करंटली BML ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होनी चाहिए BML के लिए? लक्ष्मी तेजस जी ये ज़रा बताएं, और L&T के बारे में भी बताएं। 3684 लेवल्स पे इनका बाइंग आया है। देखिए, BML में हमने एक भारी गिरावट देखी है स्टॉक में, बट इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो करीबन बैठ रहा है 2475 के करीबन, जो इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। जब तक ये होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक में एक रिलीफ रैली आ सकती है, और ऊपर में हम ये स्टॉक में 3000 तक के भी लक्ष्य देख सकते हैं। अगर 3000 का लक्ष्य सरपास होता है तो 3350 से लेके 3400 तक के भी लेवल आ सकते हैं स्टॉक में, जहां पे एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहां पे लग रहा है कि एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। तो अभी मेरे हिसाब से अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 2475 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। लार्सन की बात करें तो लार्सन का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी अभी वीक है, और स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है, और स्टॉक की जो छोटी और लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेजेस है उसको सरपास नहीं कर रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने एक स्विंग लो बनाया था 3180 के करीबन, और उसके बाद हम एक पुल बैक रैली देख रहे हैं स्टॉक में। अभी इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 3350 के करीबन है। अगर वो सरपास होता है तो मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक में एक 100 पॉइंट की रैली और आ सकती है। बट पोजिशनली 3450 से लेके 3500 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये ब्रीच नहीं करेगा तब तक कोई मेजर रैली आएगी नहीं स्टॉक में। तो अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो होल्ड करके रख सकते हैं, और 3550 के करीबन एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर इनकी छोटी अवधि का नजरिया है तो मेरे हिसाब से करंट रेट पे ही निकल जाना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये है आपको लंबी और शॉर्ट टर्म दोनों ही नजरिए के लिहाज से यहाँ पर राय मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगले जो हमारे दर्शक का सवाल है वो ओमान से आया हुआ है, और इन्होंने ITC जो है होटल खरीदा है। 1000 शेयर इनके पास, और 167 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 6 महीने का इनका नजरिया है। वैसे इनके सवाल पर मैं लक्ष्मीकांत जी आपसे जवाब लूं, उससे पहले मैं शरद आपके पास आना चाहूंगा। भारत और ओमान की अगर हम बात करें खास तौर पे, तो चाहे हम ट्रेड की बात कर लें, चाहे डिफेंस अग्रीमेंट्स की बात कर लें, चाहे हम इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर भी एक तरह का करार देखते हैं, तो शरद बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30वां सबसे बड़ा जो है ट्रेड पार्टनर कह सकते हैं ओमान है, और बहुत सारी चीजें हैं, और वहां से सवाल भी आया हमारे पास। जी बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छी बात है। सबसे पहला बात कि एक NRIs जो है जिस तरह इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं इंडिया में, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इंटरेस्ट जो है ना, खास करके मिडिल ईस्ट और आपके ऑस्ट्रेलिया, ये सारे माफी सेगमेंट से चाहूंगा देखने शरद, मिल हमें रहा यहाँ है। रुकना होगा। सीधा लिए चलते हैं MP ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है। समय क्लैश हो रहा था, और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए, और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया, और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। साथियों, राजा भोज की इस पावन नगरी में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए गर्व की बात है। यहां इंडस्ट्री से विभिन्न सेक्टर्स के अनेक साथी आए हुए हैं। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम
बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट्स हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशंस, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे ला करके दिखाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस का जवाब वो भारत में देख रहे हैं। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल यहां कोट कर सकता हूं जो भारत पर दुनिया के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। ये कॉन्फिडेंस भारत के हर राज्य का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। और आज ये हम मध्य प्रदेश की इस ग्लोबल समिट में भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को
जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से, सब राज्यों में, टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। जिस एमपी में कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक प्रॉपर नहीं चल पाती थी, वो आज भारत की ईवी रिवॉल्यूशन के लीडिंग स्टेट्स में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए हैं। ये करीब 90% ग्रोथ है। ये दिखाता है कि एमपी आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और मैं मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। साथियों, बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा है। मैं कह सकता हूं, इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के 2 बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। साथियों, एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहां ग्वालियर और जबलपुर एयरपोर्ट्स के टर्मिनल्स को भी एक्सपांड किया गया है।